वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सभी पॉइंट्स से याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को एक बार आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को या फिर जो घंटी आएगी इसे ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है, आपको कैसे भी पूछ सकता है। ये तो आपको पता ही होगा, आम्रपाली है होती किसकी वैरायटी है, याद रखिएगा ये होती है आम की वैरायटी होती है। किसकी होती है? आम की वैरायटी होती है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आम्रपाली है, इसमें जो डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं वो कितनी रखते हैं। ठीक है, वैसे अगर आम की बात करेंगे तो 10x10 रखते हैं। जब भी हम आम का बगीचा लगाते हैं तो कितने रखते हैं? 10x10 रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आम्रपाली तो इसमें थोड़ी कम रखते हैं, मतलब 2.5x2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर स्क्वायर इसमें डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जो प्लांट पॉपुलेशन होगी आम्रपाली में ज़्यादातर होगी बजाय अदर वेराइटीज़ के। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर दो को आपको स्पेशली याद रखना है। एक आम्रपाली जिसमें हम रखते हैं 2.5x2.5 मीटर स्क्वायर, और एक में हम रखते हैं, याद रखिएगा, दशहरी जिसमें हम रखते हैं 5x5 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के आप नोट डाउन कर ले। दोनों से ही आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें जो प्लांटिंग डिस्टेंस हम रखेंगे वो कितने रखेंगे, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इनका क्रॉस कैसे है। जैसे कि सिंधु का पूछा था, आपको कई बार पूछा गया है सिंधु का, तो सिंधु का आप कैसे याद रखोगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है, RAS। ठीक है, तो RAS है सिंधु का क्रॉस। सिंधु मतलब एस, तो रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया था। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आम्रपाली, तो आम्रपाली को आप DNA से याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे इसे? DNA से आप याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब दशहरी इंटू नीलम की क्रॉस से आम्रपाली को प्राप्त किया गया था। ओके, चलिए, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, किचन फसल। मतलब याद रखिएगा, किचन गार्डनिंग के लिए कौन सी वेराइटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, वो कौन सी वेराइटी होती है जिसे किचन गार्डन के लिए, आम के किचन गार्डन के लिए यूज़ किया जाता है, तो होती है आम्रपाली। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, जो दूरी हम रखते हैं, वो केवल 2.5x2.5 मीटर स्क्वायर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अल्फांसो आम। तो अल्फांसो याद रखिए आम की ही वेराइटी है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अल्फांसो जो वेराइटी होती है, याद रखिएगा, इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है? महाराष्ट्र में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मसालों के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है गुजरात, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि हरित क्रांति का जनक। अब यहाँ पर याद रखिए, हरित क्रांति का जनक आप पढ़ते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको पूछे कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो अब आप क्या बताओगे? NE बोरलॉग को। ठीक है, NE बोरलॉग होता है विश्व का, मतलब नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। और अगर आपको पूछा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तब आप क्या बताओगे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, दोनों एक और बार दोबारा से समझ लीजिए कि अगर आपको पूछता है कि विश्व का हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तब आप क्या बताओगे? NE बोरलॉग। और अगर आपको पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तब आप क्या बताओगे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पीली क्रांति का संबंध। तो पीली क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध होता है वो मांस या टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है, याद रखिएगा, झींगा या प्याज उत्पादन से। ठीक है, याद रखिए, झींगा पालन या फिर प्याज उत्पादन, दोनों से एक ही क्रांति का संबंध है, और वो कौन सी होती है? गुलाबी क्रांति। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसे आप नोट डाउन जरूर कर ले कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। जो पिंक रिवोल्यूशन चलाई गई थी, तो इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये होता है झींगा या प्याज उत्पादन से। नीली क्रांति है, सभी को पता होगा कि नीली क्रांति का संबंध होता है फिश प्रोडक्शन से या फिर मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर कुछ बोर्ड है जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कॉफ़ी बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो होती है बेंगलोर में। अगर हम बात करते हैं रबड़ बोर्ड, तो रबड़ बोर्ड आपको वैसे ही पता होगा कि रबड़ की जो सबसे ज़्यादा खेती है या फिर रबड़ का जो प्रोडक्शन लिया जाता है वो कहाँ पर लिया जाता है? केरल में लिया जाता है। तो याद रखिए, रबड़ बोर्ड भी केरल में ही स्थित है और उसका नाम है कोट्टायम।
ठीक है, कोई प्लेस है कोट्टायम, वहाँ पर स्थित है। तब आपको याद रखना है रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में स्थित है, चाय बोर्ड है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं तो चाय बोर्ड है याद रखिए कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वैसे यहाँ पर ज़्यादातर आपको याद रखना है वो तंबाकू का याद रखना है कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सारी डिजीज़ है, सारे ही याद रखिएगा कॉमन डिजीज़ है और लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन चारों डिजीज़ को आप नोट डाउन कर लेना कि अगर आपको पूछा जाता है कि गन्ना का प्रमुख रोग कौन सा है, तब आप क्या बताओगे कि गन्ना का जो प्रमुख रोग होता है वो होता है रेड रोट। कौन सा होता है? रेड रोट होता है, जो कि किसके द्वारा होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। और ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है क्या है? एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं धान में खेरा रोग, प्रमुख रोग है धान का, जो कि किसके द्वारा होता है? जिंक की कमी से होता है। किससे होता है? जिंक की कमी से होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अरहर का उकठा रोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, विल्ट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विल्ट। तो विल्ट प्रमुख रोग किसका है? अरहर का होता है। याद रखना कि अरहर का अगर आपको पूछता है प्रमुख रोग कौन सा होता है तो वो होता है उकठा रोग। कौन सा? उकठा रोग। अगर आपको पूछेगा आलू में तो आपको वैसे ही पता होगा लेट ब्लाइट। तो ब्लाइट क्या होता है? झुलसा रोग होता है, चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो या फिर लेट ब्लाइट हो। वैसे इसका अगर आपको पूछता है कि अर्ली ब्लाइट होता है या फिर लेट ब्लाइट होता है, तब आप क्या बताओगे कि लेट ब्लाइट जो होता है याद रखिएगा प्रमुख रोग होता है। आलू का जो प्रमुख रोग होता है वो कौन सा होता है? लेट ब्लाइट होता है, मतलब पछेती झुलसा रोग होता है। कौन सा होता है? पछेती झुलसा रोग होता है। ठीक है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल, राष्ट्रीय जो याद रखिएगा जो फूड सिक्योरिटी मिशन चलाया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिसे आप जानते होंगे NFSM के नाम से, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो किया गया था, मान लीजिए कोई योजना है, तो इसका प्रयोग किन किन पर किया गया है ये पूछा गया था। ठीक है, तब आपको क्या याद रखना है कि चावल, गेहूँ, दलहन और मोटे अनाज, ये जितनी भी जो फसल है इन पर इनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, NFSM का मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का इन सभी पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश है, इसको हम छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो रिसेंटली डाटा है उसके अकॉर्डिंग है, और ये क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन के हैं, तो इसे आप नोट डाउन ज़रूर कर ले कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी शुरुआत ही कहाँ पर की गई थी। ठीक है, कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो सूरतगढ़ राजस्थान से की गई थी। कहाँ से की गई थी? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पर स्थित है? याद रखिए श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये याद रखिएगा जो कार्ड योजना है, जो स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मतलब जो सैंपल हम लेते हैं वो किस आधार पर लेते हैं, तो उसके लिए कितने पैरामीटर रखे गए थे। पहले याद रखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी वो कितने पैरामीटर उसमें यूज़ किए गए थे, या फिर उसके लिए जो सैंपल हम लेते हैं सोइल सैंपल, वो कितने पैरामीटर के आधार पर हम लेते हैं, तो याद रखिए वो पैरामीटर होते हैं 12। ठीक है, 12 पैरामीटर के आधार पर ये जांच की जाती है कि कोई सोइल सही है, मतलब एसिडिक है, उदासीन है, या फिर क्षारीय है, या फिर उसमें किसी प्रकार के कोई पोषक तत्व की कमी है तो उसे डाला चाहिए, या फिर किसी तत्व की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो ये सभी पहचान किससे करते हैं? याद रखिए मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड से हम करते हैं, और जिसमें हम पैरामीटर यूज़ करते हैं 12। कहाँ से शुरुआत की गई थी? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था, मतलब NHM, मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। बिल्कुल, यहाँ पर याद रखिए अगर आपको पूछा था राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था, तो याद रखिए मई 2005 में, लेकिन कई डाटा के अकॉर्डिंग आपको ये भी मिल सकता है 2005 से 6 के मध्य। इसलिए आप ऐसे ही नोट डाउन कर ले कि 2005 से 6 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी, और किस पंचवर्षीय योजना के तहत? याद रखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत।
कब की गई थी इसकी शुरुआत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? तो याद रखिए 7वीं योजना के तहत, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है 1985 में। कब किया गया था? 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों की निर्यात वृद्धि से, मतलब जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना चलाई गई थी। किसके लिए? जो उत्पाद है, मतलब जो निर्यात हम करते हैं उसको, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नाफेड की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा नाफेड की स्थापना कब की गई थी? तब आपको क्या याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1985 में। और अगर आपको पूछता है ट्राइफेड, तो ट्राइफेड की जो स्थापना की गई थी, याद रखिए ये की गई थी 1987 में। दोबारा से देख लीजिए कि नाफेड की स्थापना है 2 अक्टूबर 1985 में की गई थी और ट्राइफेड की स्थापना है 1987 में की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963, मतलब 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपको पूछा था, याद रखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब एमएसपी। ठीक है, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा दी जाती है? याद रखिए सीएसीपी के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? सीएसीपी के द्वारा। ठीक है, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसके द्वारा ये जो एमएसपी दी जाती है ये दी जाती है। और ये कितने फसलों के लिए निर्धारित की गई थी? याद रखिएगा ये की गई थी 25 फसलों के लिए। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, इसको आप एक हल्के में नहीं ले, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 25 फसलों के लिए दी गई थी एमएसपी है, ये कितने फसलों की दी गई थी? 25 फसलों के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने के लिए एफआरपी दी जाती है। याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए अदर फसल है उनको एमएसपी दी जाती है, उसी के तहत या फिर उसी तरह गन्ने के लिए क्या होती है? एफआरपी। क्या होती है? एफआरपी। एफआर की फुल फॉर्म क्या होती है? फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। गन्ने के लिए याद रखिएगा फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस घोषित की गई है। आप याद रख सकते हो एमएसपी से। एमएसपी से याद रखना गन्ने में कौन सी दी जाती है? एफआरपी दी जाती है। ठीक है, किस में दी जाती है एफआरपी? गन्ने में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर याद रखें ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल चुका है, तो इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी या फिर कहाँ पर की गई थी। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तब आपको याद रखना है, याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। दोबारा से सुन लीजिए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी? कि 12 जुलाई 1982 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। किस समिति के तहत की गई थी या फिर इसके जो बनाने की जो रिकमेंडेशन की गई थी, अनुशंसा की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी, याद रखिएगा शिवरमन समिति के द्वारा की गई थी। या फिर याद रखिएगा जो शिवरमन जो कमेटी थी, इन्होंने ये अनुशंसा की थी या रिकमेंडेशन की थी कि आपको नाबार्ड की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना किसी कार्य करने को जो शुरुआत में जो रखते हैं, कोई बात रखते हैं, उन्हीं को माना जाता है अनुशंसा करना। ठीक है, तो उसकी जो अनुशंसा की गई थी नाबार्ड की, ये की गई थी शिवरमन समिति के द्वारा या फिर शिवरमन कमेटी के द्वारा। इसलिए इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 12 जुलाई 1982 में। और कहाँ पर की गई थी? मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिले होंगे आज की क्लास से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए नेक्स्ट पार्ट तो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ हम जो रेगुलर हमारी क्लास चलती है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।